बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है? बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड आप सबका कोई क्वेश्चन है? चलें, लेक्चर की तरफ आते हैं। कल हमने यूनिट 2 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हमने यूनिट 3 की तरफ जाना है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आसान चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उसने बताई है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, फिर वो बताएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखें, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो है ये इतना नहीं कहते हैं, इतना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बना ले तो ये टॉपिक ही इतना आसान है कि इससे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है, हम इसकी तरफ आते हैं। उन्होंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले कहा है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है ना, ये पार्टनरशिप, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर नहीं होता। एक मिनट रुकें ज़रा जी। आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि 5 दिसंबर को आपका ग्रैंड टेस्ट होगा चैप्टर 6 से लेकर 10 का। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता। आपको याद है हमने कुछ एग्रीमेंट में चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था ड्यूरेशन। याद है किसी को? वो ड्यूरेशन का क्लॉज मिसिंग हो तो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर देर इज नो प्रोविजन मेड बिटवीन द पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। ठीक है ना, ड्यूरेशन नहीं है या डिटर्मिनेशन बेसिकली कहा जा सकता है कि आपका काम। ठीक है ना, वैसे तो इस चीज़ को नहीं माना जाता, लेकिन डिटर्मिनेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, कि आपका ड्यूरेशन कब बनी है, किस तरह बनी है, ये चीज़ें नहीं मेंशन होती। एक पार्टनरशिप बनती है किसी स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है ना, तो वो काम ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। मोस्टली पार्टनरशिप जो होती हैं वो पार्टनरशिप एट विल ही होती हैं। ठीक है, आपने कभी सुना हो कि कोई ऑडिट फर्म, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चों, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ मैं, मतलब। जी सानिया, अब शेयर हो रही है आपको? सानिया, चलिए हम चलते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फॉर द डिटर्मिनेशन वो नहीं दी थी। ठीक है, प्रोविजन बिटवीन पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, ये नहीं दिए होते ड्यूरेशंस। तो क्या होता है, ये पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल यानी अपने अंदाज से ये ख़त्म होगी, ये किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं इन सच अ पार्टनरशिप देर इज़ नो प्रोविजन एज टू व्हेन द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। यही हमने बात की है ना, अगर ड्यूरेशन नहीं है तो इसका यही मतलब है कि कोई पता नहीं कब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हमने ये क्लॉज डाली ही नहीं है।
अगर ये क्लॉज नहीं डाली तो इसका मतलब है कि ये तब तक चलती रहेगी जब तक कोई पार्टनर तो अल्लाह को नहीं प्यारा हो जाता, ठीक है ना, या कोई नया पार्टनर नहीं आ जाता, या पुराना कोई छोड़ के नहीं चला जाता, या वो कहते हैं सारे मिल के कहते हैं कि ये पार्टनरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए। जब तक ऐसे नहीं होता तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। एनी पार्टनर इज़ फ्री टू डिज़ोल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ इंटेंशन टू डिज़ोल्व द पार्टनरशिप फर्म। कोई भी पार्टनर ऐसी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है एक रिटन नोटिस दे के, ठीक है ना, बगैर रिटन नोटिस के नहीं होता। लेकिन ये देखें, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है किताब के साथ। पार्टनरशिप ख़त्म करने का नोटिस कोई भी दे सकता है, लेकिन कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता खुद ही से, ठीक है ना। यहाँ पे होता बेसिकली ये है कि आपके 20 पार्टनर्स होते हैं, 20 के 20 पार्टनर्स जब तक नहीं कहते कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जानी चाहिए तब तक डिसॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, नोटिस कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। या तो फिर हो कहते हैं किसी का भी एक का झगड़ा हो पार्टनर का, वो कह दे मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करने लगा हूँ, फिर तो इस तरह का हो जाएगा हिसाब किताब। तो इस तरह का हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसॉल्व करने का, और फिर उसके बाद सारे पार्टनर्स बैठ के इस पर मीटिंग करते हैं। The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, and if no date is mentioned from the कितने as from the date communication is कितने of the notice। या मैं अपने नोटिस में लिख देता हूँ कि फ्यूचर की एक डेट है, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। मैं नोटिस दे देता हूँ कि ये फर्म डिज़ोल्व होगी 2 फरवरी को, ठीक है, और मैंने नोटिस कब दिया है 1 जनवरी को, तो डिज़ोल्व कब होगी 2 फरवरी को, जो डेट मैंने उस पर लिख दी है। अगर मैंने कोई डेट नहीं लिखी तो मैंने नोटिस कब दिया था 1 जनवरी को, इसी से माना जाएगा कि ये फर्म डिज़ोल्व हो गई है। इस पैराग्राफ में कोई एम्बिग्विटी कोई इशू हो तो आप बता दें। नायला बच्चे आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकियों को भी नहीं स्क्रीन शेयर हो रही। स्टक है, 1 मिनट रुक जाए ज़रा फिर। चलें, इस पैराग्राफ में कोई इशू देखें, बुक के साथ मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन बुक में जो लिखा हुआ है हमने वही करना है कि कोई भी पार्टनर है वो डिज़ोल्व करने का नोटिस दे सकता है और उसके नोटिस से डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कोई भी पार्टनर डिज़ोल्व कर सकता है पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है बच्चों? गुड। अच्छा, इसमें इफ़ फ्रीडम टू डिज़ोल्व द फर्म विल बी कितने हैं curtailed by agreement, like if agreement provides that the partnership will be dissolved by mutual consent of all partnership, only then will it constitute a partnership at will. It will not constitute a partnership at will, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख दें कि सारे पार्टनर्स मिल के पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे तो फिर ये पार्टनरशिप विल नहीं बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे उसने मेरे नज़रियाती इख्तलाफ को भी कहते हैं दूर कर दिया कि आपके पास इतनी फ्रीडम है कि कोई भी बंदा उठ के पार्टनरशिप ख़त्म कर सकता है। अगर वहाँ पे लिख दें कि सारे पार्टनर्स मिल के ख़त्म करेंगे तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी। यहाँ पे दुआ का क्वेश्चन है, सर अगर एक बंदा 1 जनवरी को कहे कि 25 फरवरी को पार्टनरशिप डिज़ोल्व कर दें और 10 पार्टनर्स हैं, ज़रूरी कितने हैं और 10 और पार्टनर 10 हैं, तो ज़रूरी है कि 9 पार्टनर्स ये नोटिस आए डिज़ोल्व होगी। नहीं, अब उसने यहाँ पे इस कितने पैराग्राफ में उसने कह दिया है कि एक पार्टनर ने ये नोटिस दे दिया है कि पार्टनरशिप डिज़ोल्व कर दें, ठीक है ना। तो उसने 25 फरवरी को डिज़ोल्व हो ही जाना है अगर बाकी पार्टनर्स ना भी माने। अगर वो क्लॉज में लिख दें ये चीज़ के बाकी सारे पार्टनर्स मानेंगे तो डिज़ोल्व होगी, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी फिर, ठीक है। दुआ इस पैराग्राफ में उसने क्लैरिटी भी दे दी है, ठीक है।
मैं आपको दोबारा ये बता देता हूँ। वो कहता है कि अगर फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म जो है वो ख़त्म कर दिया जाए एग्रीमेंट में, और कितने और एग्रीमेंट में लाइक कितने इफ़ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से ही डिसॉल्व होगी फर्म, तो क्या ओनली देन इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप एट विल, तो वो पार्टनरशिप विल नहीं कहलाएगी। क्लियर है बच्चों ये सारे कितने हैं सब कुछ? ठीक। आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स और देयर इज नो फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है ना, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है एक्सप्रेस सही तरीके से। नो ड्यूरेशन फिक्स्ड, कोई ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है। और आजम चाहता है कि अब मैं ये पार्टनरशिप ख़त्म कर दूं, क्या वो ये कितने पार्टनरशिप ख़त्म कर सकता है? वो ये पार्टनरशिप ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। तो देर इज़ अ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप तो है इनके पास, लेकिन कोई फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, कोई ड्यूरेशन ही नहीं सेट हुई, तो ये पार्टनरशिप एट विल बन गई है। एंड ही मे गिव अ रीजनेबल नोटिस टू कितने ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है ना। आजम फिर एक रीजनेबल नोटिस दे सकता है कि मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ, और वो बाबर को कम्युनिकेट होगा, और फर्म फिर उस डेट के बाद जो उस नोटिस पे लिखी होगी उस डेट के बाद फर्म ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आजम, बाबर एंड मिसबा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। एंड द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स दैट द फर्म कैन ओनली बी डिसॉल्व विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑल्दो द ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड। लिखा हुआ है कि सारे के सारे पार्टनर्स मानेंगे तो ही ये फर्म डिसॉल्व होगी, हालांकि ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, तो फिर दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है ना। अगर ये लिख दें आप कि सारे के सारे पार्टनर्स मानेंगे तो ये पार्टनरशिप कितने हैं डिसॉल्व होगी, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स मानेंगे तो फिर डिसॉल्व होगी। एंड ही कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप ओनली इफ बाबर एंड मिसबा ऑल्सो एग्री, सारे पार्टनर्स मानेंगे तो ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकेगी। बच्चों ये क्लियर है? एग्जाम्पल 20। गुड, आगे आ जाते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑपोजिट ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है, यहाँ पे काम फिक्स्ड होता है कि क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, ठीक है ना। एक ख़ास कितने वक्त के लिए ख़ास इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया जाता है। वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, ख़ास काम के लिए बनाई गई है, और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक ख़ास काम के लिए बनाई गई है और ख़ास ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है। इट इज़ कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम है उसका पार्टनरशिप का, और वो किस लिए होती है? एक पर्टिकुलर एडवेंचर, या और का वर्ड आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे और है, इन दोनों में से एक भी चीज़ होगी तो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी। यहाँ तो स्पेसिफिक काम होगा या स्पेसिफिक डेट कितने ड्यूरेशन होगा। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जिस काम के लिए बनाई थी वो काम खत्म हो गया तो पार्टनरशिप खत्म, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द डेट, जो डेट थी वो ख़त्म हो गई है, जो ड्यूरेशन था आपका वो ख़त्म हो गई है। तो बच्चों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको, चलो 1 मिनट रुक जाए फिर ज़रा। ये साजिश है, ठीक है, ये कैनवस की साजिश है। ये कहते हैं आखिरी दिन आपका जो है ना थोड़ा लंबा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ये चैप्टर ख़त्म करके तो उसके बाद इसके MCQs और पास पेपर्स भी करने हैं, तो वो चाह रही हैं कि आप आज सारी रात यहीं पे बैठे रहें। ये 3 लाइनें आपको क्लियर हो गई हैं, 2.25 लाइनें आपको क्लियर हो गई हैं। ये आगे आ जाते हैं। इफ़ द पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू सच अ पार्टनरशिप इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाती है, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप कितने हैं के अंदर
काम लिखा था, काम ख़त्म हो गया, फिर भी एक दूसरे को बहुत अच्छे लग गए हैं ये लोग, ठीक है ना, तो उन्होंने पार्टनरशिप कंटिन्यू कर लिया, वो पार्टनरशिप वेल बन जाएगी। या अगर आपने उसके अंदर कोई ख़ास ड्यूरेशन लिख दी थी, वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है और दिल नहीं लगता एक दूसरे के बगैर आपका, तो आप कहते हैं कि नहीं पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। क्लियर है ये दो लाइनें, डेढ़ लाइन। गुड। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अनम एंड माहा, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली एंटर हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा ही है ना। अभी भी स्क्रीन का मसला है बच्चों। नहीं, मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन सही शो हो रही है। चलें, हाँ जी। तो क्या ये इतने प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए पार्टनरशिप, ऐसा ही है। गुड। और उसके बाद ये पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप मानी जाएगी एंड इट शेल कम टू एन एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है जी। दुआ कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, अच्छा। चलें, अदील और साइमा बाजी ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, कौन पार्टनरशिप की है, और उसके अंदर लिखा है कि वह 10 साल के लिए पार्टनरशिप है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन गई है, लेकिन 10 साल के बाद अगर वो चाहें इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। क्लियर है? चलें, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये आई थिंक न्यू टॉपिक है, मेरे ख्याल से मैंने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसका मतलब है नहीं देखा तो शायद मैं अच्छी तरीके से पढ़ता नहीं हूँगा। तो मैंने आज तक अभी इस तरह का इसमें से कोई क्वेश्चन आता हुआ देखा नहीं है, लेकिन आपकी बुक के अंदर है तो आपने इसको याद करना है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे आ जाते हैं कि पार्टनर्स कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ते हुए 10 साल बाद न्यू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा या अब कितने, अब नहीं, न्यू नहीं होगा, एक ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है मैं कहते हैं आपका टीए जो था मार्च से लेके अप्रैल, मई और जून, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मैं जुलाई में भी वहीं पे था ऑन दी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो वो आप ऐसे ही चलता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। वो क्या हाल है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब यही मान रहे हैं कि ठीक है हमारा पार्टनरशिप चलती रहेगी तो अग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। पार्टनर्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसमें एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर आता है, ऑस्टेंसिबल भी एक्चुअल को ही कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल या और ऑस्टेंसिबल बेसिकली होता है जो सामने हो, जाहिर हो, अच्छी भली के मतलब आप उसको डिनाई ना कर सकते हो किसी तरीके से। एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक देखें पार्टनर का क्या काम है, पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आता है, कैपिटल, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट को संभालता है, ठीक है ना बच्चों। ये दो काम जो है ये आपका पार्टनर करता है। आपने फॉर द सेक ऑफ कितने स्टडिंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, आपने या पार्टनर्स आपने याद रखना है कि आपका पार्टनर दो काम करता है, कैपिटल लेके आता है और एक कंपनी को मैनेज करता है, और तीसरा अकाउंट्स, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी पार्टनर के पास होती है। तो देखें, एक एक्चुअल पार्टनर है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, बिल्कुल एक जेन्युइन पार्टनर है, क्या उसको ये तीनों काम करने चाहिए? गुड। देख लेते हैं, पार्टनर हु इज एक्टिवली इंगेज्ड इन कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ठीक है ना। सच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एंड ही कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स फॉर द एक्ट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। ये एक
जिसे कहते हैं गार्डन वैरायटी, ये एक टिपिकल पार्टनर है, ठीक है। ये एक सादा, जिसे हिंदी में साधारण पार्टनर कहते हैं, सिंपल पार्टनर है, ठीक है। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये कहते हैं बिजनेस के कामों में, यानी अकाउंट्स भी देख सकता है, ये कैपिटल तो इन्वेस्ट करता ही है, अगर कैपिटल इन्वेस्ट ना करे तो हम इसको यहाँ पे पार्टनर नहीं मानेंगे। खैर ये वाली बात मैं नहीं करता, ये आखिरी बात मेरी आप काट दें। और मैनेज करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ये करता है, एक्टिवली इंगेज होता है बिजनेस में, और ये बिजनेस के लिए अगर काम कर रहा होता है तो ये एक डीलिंग करता है अगर किसी के साथ, तो पूरी फर्म पे बाइंडिंग हो जाती है, तो अपनी उस डीलिंग से ये बाकी पार्टनर्स को भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकता है, और अगर कोई और पार्टनर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी उसके अंदर बाइंड किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? ये एक नॉर्मल पार्टनर है। उसके बाद ये हम इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders। ये लाइन तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। They decided to share the profits equally and the business will be managed by आफ्ताब only। अब ये बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे आफ्ताब भाई जो आपके हैं, ही इज एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? सवाल फिर उठता है कि बादल और चांद क्या करने आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने पैसे लगा दिए हैं, प्रॉफिट वो इक्वली ले रहे हैं, लेकिन वो हैं कौन? ये आती है बात फिर कि ये कौन है। उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है ना। सिर्फ एक इन्वेस्टर जो होता है वो पार्टनर नहीं बनता, ये पार्टनर बने हैं, तो ये किस तरीके के पार्टनर हैं अब उनको पढ़ते हैं। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, एक घर है जहां पे देखो, हम मिसाल ले लेते हैं आमना की। आमना कहते हैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके आमना ने देखा है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। लेकिन आमना को पता है कि एक्चुअलिटी के अंदर एक्चुअल में कितने कितने लोग हैं इस घर में, 7 लोग हैं। बल्कि यहाँ पे आखिरी बात को निकाल देते हैं, आमना को पता ही नहीं इस घर में 7 लोग हैं, ठीक है ना। किसी ऐसे रिश्तेदार के घर गई हैं जिनके 5 लोग सामने हैं, और आमना को देख के पता लग गया कि इस घर में 5 लोग हैं। आमना को नहीं पता कि एक साथ कमरा है जहाँ पे छठा बंदा सो रहा है, ठीक है ना। अब ये छठा बंदा जब सो रहा है तो क्या ये सोते हुए आ सकता है मेहमानों से मिलने के लिए? अब जब तक ये इधर आएगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये छठा बंदा भी इधर है। ऐसा ही है ना, यही हिसाब किताब होता है। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है हु इज नॉट नोन एज पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज। फर्म के अलावा बाकियों को पता ही नहीं कि ये पार्टनर है, ठीक है ना। ही मे और मे नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। क्यों? कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये फर्म के कामों में हिस्सा ले ले, या हो सकता है ये ना ले, और ये चीज़ फिर तुक भी इसका बनता है। अगर ये एक्टिवली फर्म की चीज़ों में हिस्सा लेना शुरू कर देगा तो क्या थर्ड पार्टीज को पता नहीं चल जाएगा कि इनका ये भी पार्टनर है? चल जाएगा ना पता। तो ये कभी कभी हिस्सा नहीं भी लेता। ये किस किस्म के काम कर सकता है कि लोगों को ना पता चले कि ये पार्टनर है। ये हो सकता है सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठा रहे, कोई आके पूछे तो कहे मैं तो चपड़ासी हूँ, ठीक है ना, हो बेसिकली पार्टनर। कोई आए पूछे भैया आप कौन है, तो कहे मैं चपड़ासी हूँ। तो ये कहते हैं होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। बाकी का आगे पढ़ते हैं। ही लाइक अदर पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल एंड शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दोनों काम करता है, कैपिटल भी इसने दिया है बिजनेस में और उसका प्रॉफिट भी मिल रहा है, मैनेज भी कर सकता है। तो ही इज लाइक जस्ट अनदर पार्टनर, लेकिन
लोगों को बस पता है कि ये तो सो रहा है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है ये पार्टनर है। ही इज इक्वली लाइबल अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। हुआ कुछ ऐसा कि ए बी सी ये तीन पार्टनर्स हैं, जिसमें से ए सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ठीक है ना। अब ये सो रहा है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, अब इस फर्म की जो टोटल मलकियत है वो है 20,000, ठीक है ना, और इन पे केस हो गया है 50,000 का, ठीक है ना। 50,000 का ये उसमें से कितने दे सकेंगे, फर्म कितना देगी, 20,000, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना बच्चों। हाँ जी। अच्छा, अब बाकी बच जाता है 30,000। थर्ड पार्टी समझेंगी कि 15,000 15,000 के हिसाब से जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होगा, 10,000 10,000 10,000 इस तरीके से जाएगा। समझ आ गई है बच्चों ये बात की कि इक्वली लायबल का क्या मतलब है। गुड। चलें, 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं दरवाज़ा ज़रा बंद कर लूँ, थोड़ा सा शोर आ रहा है। चलें, नोट क्या है, पहले सामने से थोड़ी सी ये चीज़ें मिटा देती हैं। नोट, अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। अब उन्होंने ये बात कर दी है कि एक स्लीपिंग पार्टनर को अपनी रिटायरमेंट का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, क्या बाकियों को अपना रिटायरमेंट नोटिस देने की ज़रूरत है कि नहीं है। देन यस, बाकियों को अपना रिटायरमेंट नोटिस देने की ज़रूरत है। देखें, एक कंपनी है, कंपनी के 1,000 शेयर होल्डर्स हैं, 1,000 की जगह मैं कहता हूँ कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स हैं। 10 गुना मैंने इसको कम कर दिया ना, 1,000 से मैं ले आया हूँ 100 शेयर होल्डर्स पे। मैं ऐसा करता हूँ, ये 100 शेयर होल्डर्स भी निकाल देता हूँ, 50 शेयर होल्डर्स। क्या इन 50 के 50 लोगों का नाम थर्ड पार्टीज को पता होगा, नहीं। लेकिन एक फर्म है, फर्म के 4 पार्टनर्स हैं, क्या इन चारों का नाम पता होगा, इन चारों का नाम पता होगा। और पार्टनरशिप तो होती भी ऐसी है, उन पे नाम ही लिखा होता है। मैंने जहाँ पे थोड़ा सा कितना काम किया था, अहमद मुशीर एंड सलारिया, 3 पार्टनर से तीनों का ही नाम लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ 4 पार्टनर्स हैं, चारों का पता है। अब देखें, इन 4 पार्टनर्स में से एक रिटायर हो गया और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर दिया किसी थर्ड पार्टी ने। अब पार्टनरशिप फर्म की मुझे बताएं ज़रा, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कोई सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपने पार्टनर से, नहीं होती। तो अब इसका मतलब है ना कि वो पार्टनरशिप फर्म पे केस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे पार्टनर्स पे केस कर रहे हैं, ऐसा ही है बच्चों। तो अब इसका मतलब होगा 4 पार्टनर्स थे जिसके अंदर से एक निकल गया, थर्ड पार्टी ने केस करना है तो वो चारों पे केस करेगी। अब ये तो बेचारा निकल गया था, लेकिन इसने नोटिस नहीं दिया था, तो अब थर्ड पार्टी को क्या पता ये निकल गया हुआ है, थर्ड पार्टी फिर भी इसके ऊपर केस कर देगी और इसको फिर भरना पड़ेगा। इसलिए कोई भी पार्टनर निकलता है जिसका थर्ड पार्टीज को पता हो कि ये पार्टनर था, वो निकलता है फर्म से, तो उसको एक फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैं अब इस फर्म के साथ नहीं हूँ, या अगर ये फर्म कुछ उल्टा सीधा करती है तो आप इसके पास जाएं, मेरे पास ना आए। क्लियर है बच्चों, ये नोटिस देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों नहीं स्लीपिंग पार्टनर ने ये नोटिस देना, बिकॉज उसका कितने थर्ड पार्टीज़ को उसका पता ही नहीं है। उन्होंने केस भी करना तो वो किसी और के खिलाफ करेंगे। चलें, एंड ही इज नॉट लाइबल टू फॉर एनी एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये तो कॉमन सेंस वाली बात बनती है ना कि रिटायरमेंट के बाद अगर किसी ने केस किया है तो उसकी लाइबिलिटी इसके पल्ले नहीं आएगी क्योंकि ये रिटायर हो गया था। बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, जवाब भी तो देना। ये चीज़ कॉमन सेंस की बनती है ना कि ये रिटायर होने के बाद जो केस हुआ है वो इसके पल्ले नहीं आना चाहिए, बनती है कॉमन सेंस की बात।
क्या आप मुझे बताएं, एक एक्चुअल पार्टनर जो है वो बगैर नोटिस के रिटायर हो जाए तो केस उसके बाद अगर कि फर्म पे केस हुआ है तो उसके खिलाफ केस होगा? होगा। यही चीज़ हमने अभी भी पढ़ी है कि अगर वो रिटायर हो गया और उसने नोटिस नहीं दिया तो कोई थर्ड पार्टी केस करेगी तो वो उसके ऊपर भी, एंड ही विल बी लायबल। ये सारा जितना हमने पढ़ा है स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर के अंदर, ये सारा आपको क्लियर हो गया बच्चों? गुड। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading light bulbs under the name Solar Traders, or they decided to share the profit equally and business will be managed by Aftab only, or the existence of Badal and Chand as partners will be kept secret from the outsiders. बाहर वालों के लिए यही होगा कि बादल और चांद पार्टनर्स नहीं हैं, ये उनका पार्टनर होना खुफिया रखा जाएगा। तो यहाँ पे बादल और चांद, कोई भी क्लाइंट आएगा तो ये साथ वाले कमरे में जाके सो जाएंगे। डोरमेंट पार्टनर के होने से बाकी पार्टनर्स को कोई बेनिफिट मिलेगा? हो सकता है मिल जाए। देखें ना, एक एक कंपनी है दुआ पाकीज़ा एंड आमना, ठीक है? क्या इस फर्म के तीनों पार्टनर्स से अवाम को कोई मसला है? नहीं। तो कोई भी किसी बंदे ने भी इस फर्म के साथ डीलिंग करनी होगी तो वो आराम से कर सकेंगे, मतलब उन्हें किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं होगी ना इधर से डीलिंग करते हुए, नहीं होगी। अब इस फर्म का नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दुआ पाकीज़ा आमना एंड जरदारी। अब मुझे बताएं, इस फर्म को किसी से डीलिंग करने में अब मसला आएगा? तो अब इनके लिए बेहतर रहेगा कि जरदारी को सुला दें साथ वाले कमरे में, ये स्लीपिंग पार्टनर बन जाए, ये फायदा होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? रिपीट कर दें? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मतलब जो करप्ट हैं उनको स्लीपिंग पार्टनर, यस, जो करप्ट है उनको स्लीपिंग पार्टनर बना दें, ठीक है ना? कोई आपका अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसका नाम आप लिखते हैं और आपको पता लग जाता है कि कहते हैं इसका पार्टनर का नाम लिखने से हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए, उसको स्लीपिंग पार्टनर बना दें, ठीक है ना? नूरे जान, दोबारा समझाऊँ मैं आपको ये, या आपको समझ आ गया है? कोई अच्छा बंदा स्लीपिंग पार्टनर बन सकता है, अच्छा बंदा स्लीपिंग पार्टनर बन सकता है, ठीक है ना? एक पब्लिक फिगर जो होता है, अगर वो एक अच्छा हो तो उसे नॉमिनल पार्टनर बना दिया जाता है, बुरा हो तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बना दिया जाता है। वैसे स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है एक अच्छा बंदा भी। देखें, मैं कितने यही मिसाल ले लेता हूँ, नूर, दुआ, पाकीज़ा एंड आमना। ये पार्टनरशिप का नाम था, लेकिन दुआ ने कहा कि आप ऐसा करें, मेरा नाम अगर आया तो होगा कि ये लड़की जो है ये तो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म में हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो आप ऐसा करें मेरा नाम हटा दें। अब ये बहुत अच्छी इंसान है लेकिन इसको स्लीपिंग पार्टनर बना दिया बिकॉज शी डजेंट वांट अदर्स टू नो कि ये भी बिजनेस का हिस्सा है। अब क्लियर है? अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? अब आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है
जिसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हु डज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता भी नहीं है। एक ऐसा बंदा जो पार्टनर है लेकिन ना वो शेयर ऑफ कितने कैपिटल दे रहा है, ना वो प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, तो उसका नाम रखा ही क्यों गया है? मैं एक नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ अपना, ये मैं अपना नाम लूँगा फिर आप लोग जज्बाती हो जाएंगे। मैं नाम लेता हूँ हारिस। क्या इनको कोई जानता है? दुआ, आप इनको जानती हो? नहीं। देखते हैं और स्कैन से कौन कौन है यहाँ पे। स्कैन अबू बकर कैंपस से यहाँ पे और कौन कौन है? नहीं जानते। दिस मैन, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में यंगेस्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट। ठीक है। स्कैन्स में ये पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते थे। इनका नाम किसी ने सुना है? इनका नाम सबने सुना होगा। क्या मैं इनका नाम अपने बिजनेस के साथ लगाऊं? मुझे कोई कहते हैं फ़ायदा नहीं है। मैं अपने नाम के साथ इनका नाम लगा दूं, ठीक है ना, फिर तो मैं कहता हूँ बारें लग जाएंगी, क्योंकि इनको हर कोई जानता है। ये एक मशहूर इंसान है, ये एक ईमानदार और नेक दिल इंसान है। ठीक है। इनके नाम के साथ कोई फ्रॉड एसोसिएट नहीं हो सकता। यहाँ तक हमारी आवाम का ताल्लुक है, हम इस आदमी के साथ कभी कोई गलत चीज़ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इनका नाम अपने बिजनेस के साथ लगाता हूँ तो क्या होगा? लोग मेरे बिजनेस पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा एतबार करेंगे। यहाँ पे वही है कि इनका नाम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इनको मैं नॉमिनल पार्टनर कहूँगा। अब देखें ज़रा, इनका मैंने नाम इस्तेमाल किया और साथ मैंने कोई कर दिया फ्रॉड, तो लोग तो कहेंगे ना कि ये इतना ईमानदार इंसान है और इस नाम के साथ फिर भी आपने फ्रॉड किया है, कहेंगे ना। तो अगर कोई डीलिंग में मसला आता है, पार्टनर्स के लाइनें लगी हों, 18-18 20-20 नाम लिखे हों, लेकिन ये वाला नाम सबसे प्रोमिनेंट होगा, कोई फ्रॉड होता है सबसे पहले लोग किसके पास जाएंगे? इनके पास आएंगे। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड इनकी भी होगी, दी अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स इनकी भी लाइबिलिटी है आउटसाइडर्स को फर्म के। ठीक है ना, ये कैपिटल दे रहे हैं, ना ये प्रॉफिट दे रहे हैं, ये सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटी फिर भी है, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स। क्लियर है बच्चों? गुड। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आजम एंड बारबर स्टार्टेड अ न्यू लॉ फर्म, उन्होंने एक लॉ फर्म बनाई है। ठीक है ना। दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ रिटायर्ड सीनियर लॉयर आरिफ टू ज्वाइन इन, उन्होंने एक रिटायर्ड सीनियर लॉयर जिनकी मार्केट में बहुत बड़ी कितनी अच्छी साख है उनको रखा है। आतिफ स्टेटेड दैट दे कैन यूज हिज नेम एज पार्टनर, लोगों को बता सकते हैं कि ये बंदा पार्टनर है, बट ही वुड नॉट बी एबल टू गिव हिज टाइम टू द फर्म। फर्म आके मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर लें, और मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं कैपिटल दे रहा हूँ, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ना मैं आके काम करूँगा, लेकिन आप मेरा नाम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरिफ यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर हैं एंड वुड स्टिल बी लाइबल टू द आउटसाइडर्स फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। क्लियर है बच्चों ये एग्जाम्पल आपको? गुड। अब आ जाते हैं उस पार्टनर की तरफ जिसका मैंने आपको लारा लगाया हुआ था शुरू से, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली।
कौन हो सकता है? माइनर, ठीक है ना, माइनर बैंकरप्ट नहीं हो सकता। अ पार्टनर मे एग्री दैट अ पार्टनर शेल गेट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये माइनर ही हो, कोई भी पार्टनर कह सकता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर करूंगा, लॉस में नहीं, कितने लॉस में बेयर नहीं करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये माइनर ही हो, मेजर पर्सन भी ये कह सकता है। अ पार्टनर मे एग्री दैट कितने पार्टनर शेल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, एंड दैट शी शेल नॉट बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द लॉसेस, लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन थर्ड पार्टीज के खिलाफ ये फिर भी उतना ही लाइबल है, थर्ड पार्टीज इसे भी उतना ही लाइबल ठहराएंगी। अगर आरिफ प्रॉफिट नहीं लेना तो पार्टनर कैसे होगा? नूरे जान नूरे जान नूरे जान, हमने एक वर्ड पढ़ा था, आई थिंक कोई ऐसे ही वर्ड था, प्राइमा वैसे हमने पढ़ा था कि हमने उसकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अंदर पढ़ा था कि इट इज़ नॉट प्राइमा वैसे एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट अ प्राइमा वैसे एविडेंस, कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई बंदा पार्टनर हो सकता है। बल्कि आपको कल की असाइनमेंट में मैंने ये चीज़ बड़ी ज़्यादा नोट भी करवाई थी, किधर गया वो डिफरेंस वाला कॉलम, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे कि ऊपर भी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द पार्टनर मे एग्री टू शेयर, मे, ठीक है ना, मे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर, ठीक है। उसके बाद हमने प्राइमा फाइसे एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये है तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप हो, ठीक है। और एग्रीमेंट फिर किसी भी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको पता लग गया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है उसका हिसाब किताब इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ज़रूरी है आपके लिए, हाँ जी यहाँ पे आ जाते हैं, फ्रॉड हो अगर फर्म में तो नॉमिनल पार्टनर लाइबल होगा, एग्जैक्टली नॉमिनल पार्टनर लाइबल होगा, ठीक है ना। इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन इसको क्या मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि इसको अब कुछ मिल ही नहीं रहा, फर्म अच्छा काम करेगी तो इसकी साख बढ़ेगी, ठीक है ना। आप पा कहते हैं प्रॉफिट की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को प्रॉफिट ही मिले, ये कहता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बेसिकली एक्चुअल पार्टनर वाली हैसियत रखता भी नहीं होता, ये बुक्स को भी नहीं जज कर सकते हैं, कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता, बेसिकली इसका सिर्फ नाम होता है। अच्छा, अगर बंदे का नाम को फर्म के नाम में और वो प्रॉफिट भी ले और काम भी ना करे और कैपिटल भी ना लाए, तो वो कौन सा पार्टनर होगा? सिंपल पार्टनर होगा वो। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ अगर बंदे का नाम फर्म में है, वो प्रॉफिट भी ले, काम भी ना करे और वो कैपिटल भी, वही फिर ये पार्टनर हो जाएगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। तो ये वाला होगा, हम इसको अभी पढ़ेंगे। मतलब कि नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पार्ट कितने, अगर प्रॉफिट, या आप इस चीज़ को रट्टा लगा सकते हैं कि नॉमिनल पार्टनर के अलावा अगर कहीं पर पार्टनर प्रॉफिट नहीं ले रहे तो आपका पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है, ट्रूथ बी टोल्ड ये आपके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की एक एक्सेप्शन है, सिर्फ ये वाला पार्टनर है जिसको प्रॉफिट नहीं दिया जाता। फ्रॉड हो अगर फर्म में तो नॉमिनल पार्टनर भी लाइबल होगा, ठीक है ना, उसका नाम यूज़ किया जा रहा है तो वो भी लाइबल है। चलें, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मतलब कि ये थर्ड पार्टी को लाइबल है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं शेयर करेगा। हो सकता है कि ये वो भी ना लाए, कैपिटल भी ना लाए, ठीक है ना। माइनर कितने हो सकता है इसके अंदर? एक तो होता है ना आप एन्युटी दे रहे हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम विडो और बच्चों को एन्युटी दे रहे हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना।
पार्टनरशिप फर्म में एक और काम कर सकती हैं, वो एनविटी को नहीं देती, वो माइनर बच्चे को कहती हैं कि तुम हमारे पार्टनर की सूरत अख्तियार कर लो। वो माइनर होता है, उस पर केस भी नहीं हो सकता, वो खुद पैसा कोई नहीं लाता, वही पैसा होता है जो उसके कहते हैं वालिद साहब ने दिया होता है फर्म में, खुद पर वो पैसा भी नहीं लाता, काम उसे करने की इजाज़त नहीं होती। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली को इजाज़त नहीं होती कि वो कहते हैं हिसाब किताब में दखल दे सके या एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को देख सके। उसका प्रॉफिट के अलावा उसको वो क्या नाम है इसका, थर्ड पार्टीज़ को लाइबल हो, थर्ड पार्टीज़ को सारे लाइबल होते हैं, इसके खिलाफ केस किया नहीं जा सकता बेसिकली। तो आपको ये इस तरह का बंदा जो है वो हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स, द पार्टनर कितने टर्म एग्रीमेंट आर दैट दे विल शेयर अ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, एंड इन केस ऑफ लॉस ऑल लॉस विल बी कवर्ड बाय अदील ओनली। मुझे बताएं ज़रा, लॉस शेयर नहीं हो रहा काशिफ के साथ, क्या ये पार्टनरशिप बन सकती है? बन सकती है। हमने कहा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ज़रूरी है, शेयरिंग ऑफ लॉस ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि नॉमिनल पार्टनर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा हर किसी के लिए कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है। फिर भी आपने याद रखना है, इट इज़ नॉट प्राइमा फाइसे एविडेंस। सब पार्टनर क्या होता है? ये एक बड़ी मजाक वाली बात होती है। सब पार्टनर एक्चुअली आपकी फर्म का पार्टनर नहीं होता। ए बी सी ये पार्टनरशिप फर्म है, सी एक और भी फर्म में है जिसका नाम है सी डी ई, ठीक है ना। तो इस पार्टनर ने पार्टनर रखे हुए हैं, तो ये सब पार्टनर है, ये होते हैं बेसिकली सब पार्टनर। वेयर अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द फर्म विद अ स्ट्रेंजर। अब ये कहे कि मेरा सारे का सारा प्रॉफिट डी और ई को जाएगा, कह सकते हैं, एंड अ स्ट्रेंजर इज नॉन एज अ सब पार्टनर। क्या मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ बच्चों की या किसी बेनिफिशियरी की कि ए बी सी ने कितने हैं, और सी ने कहा है कि मेरा जो है प्रॉफिट का शेयर है वो मेरी बेटी को जाएगा जो कि आउट ऑफ कंट्री स्टडी कर रही है। क्या मैं कह सकता हूँ ये? ठीक है ना। तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पे पार्टनर नहीं होगी, उसी को सब पार्टनर कहते हैं। अ सब पार्टनर इज इन नो वे कनेक्टेड, किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है फर्म के साथ, एंड कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बिकॉज ये तो पार्टनर है ही नहीं। वाई सब पार्टनर है? पाकिज़ा क्या कहना चाह रही हैं? तो बेटी सबकी सब पार्टनर है या सिर्फ बाबा की पार्टनर? ये सबकी सब पार्टनर, ये कहते हैं पार्टनर फर्म के होते हैं, ये फर्म की सब पार्टनर है। और फर्म मतलब सारे पार्टनर्स की, ठीक है। अच्छा, तो ये अब खुद को कहते हैं जो है ये पार्टनर नहीं कह सकती, और अगर ये खुद को पार्टनर कहती है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? होल्डिंग आउट वाला। जुल्नुरैन क्लास में नहीं है, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि होल्डिंग आउट दोबारा समझा दें, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन खैर होल्डिंग आउट पूरी तरीके से आगे भी आना है। अगर ये बाहर कहती फिरती है कि हाँ भाई मैं तो पार्टनर हूँ, मैं तो पार्टनर हूँ, अब थर्ड पार्टीज़ को अगर ये बताती फिरती है कि मैं पार्टनर हूँ, तो पार्टनर्स जब किसी फर्म पे केस करेंगे तो साथ इस पे भी केस कर देंगे, ऐसा ही है। फिर ये नहीं कह सकेगी कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। चलें, he has no right against the firm or nor is liable for the act of the firm। यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि ये ना फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकती है और ना थर्ड पार्टीज इसके खिलाफ केस कर सकती हैं, लेकिन अगर ये बाहर हर किसी को कहती फिरे कि हाँ भाई मैं तो पार्टनर हूँ, और फिर कोई इस पे केस कर दे, फिर ये नहीं कह सकती कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। क्लियर है बच्चों? ये 3 लाइनें। गुड। एग्जाम्पल पे आ जाती हैं।
अदील एंड काशिफ आर पार्टनर इन अ फर्म, अदील और काशिफ एक फर्म में पार्टनर हैं और इनकी टर्म्स क्या हैं, तो ये शेयर कितने करेंगे, प्रॉफिट 3 और 2 की रेशो में। अननोन टू काशिफ, काशिफ को ये चीज़ नहीं पता। अदील फर्दर एग्रीज विद हिज फ्रेंड अदनान टू शेयर हाफ हिज इंडिविजुअल शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप विद ये। देखिए अब चीज़, काशिफ को नहीं पता लेकिन अदील ने अपने प्रॉफिट का हाफ किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर करने का फैसला कर दिया है। तो अब वो स्ट्रेंजर क्या है, ये सब पार्टनर है। क्लियर है बच्चों? अगर देखें काशिफ को पता होता और काशिफ से इजाज़त लेके ये करता तो फिर क्या होता, फिर तो वह पार्टनर ही बन जाता, फिर तो मसले ख़त्म हो जाता। ये सब पार्टनर तब बनाए जबकि काशिफ को पता ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? मैं यहाँ पे कहता होता था कि सब पार्टनर इज लाइक अनऑथराइज्ड सब एजेंट। क्या आपको पता है कि अनऑथराइज्ड सब एजेंट क्या होता है? बच्चों क्या हमने ये चीज़, क्या हमने ये टर्म अनऑथराइज्ड सब एजेंट पढ़ी है? दुआ के अलावा भी कोई बता दे। नहीं, बिकॉज ये अब सिलेबस में है ही नहीं, तो अब मैं कह नहीं सकता। ये एजेंसी के चैप्टर में हुआ करती थी, मगर वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है फर्म का, हाँ तो ज़रूरी नहीं है कि इसे बताए, ठीक है ना। वो तो अपना फर्म कितने कर रहा है। अगर वो कहे कि हाँ भाई पार्टनरशिप में से प्रॉफिट आएगा, मैं अपना इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद सारों से ये चीज़ का कंसेंसस भी ले लेता है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट कितने पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बन जाएगा। ठीक है दुआ, गुड। फिर उसके बाद आते हैं साइलेंट पार्टनर। वो पार्टनर बेचारा जो साइलेंट मोड पे लगा हुआ है, ये दूसरे कमरे में सो नहीं रहा, वो इसके साथ बेचारे के साथ ये रहा है कि जैसे ही ये बोलना शुरू करता है इसको साइलेंट मोड पे लगा दिया जाता है। वो बच्चे होते हैं ना घर के, सबसे छोटी औलाद जो होती है, माँ बाप कोई ज़रूरी बात करने लगे तो बेटे को कह देते हैं कि बेटा आप कमरे से बाहर चले जाओ। ये बेचारा वो पार्टनर होता है। इसको ही हैज़ नो वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ये कोई डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट और कितने लॉस ये शेयर करेगा और ये फुली लायबल है बाकी डेट्स के हिसाब के लिए। तो फिर इस बेचारे के साथ क्यों ऐसी हिसाब किताब है कि ये प्रॉफिट के कितने मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं ले सकता। प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग होगी इसकी, लॉस में भी शेयरिंग होगी, और ये फुली लायबल है। ये हो सकता है बेचारा कम पैसे लेके आया हो, ठीक है ना, पैसों का जोर है। ये हो सकता है बेचारा कम पैसे लेके आया हो, नहीं नहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, नहीं सानिया बेटा छुट्टी अभी नहीं, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट करके हमने इसके पास पेपर्स भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, फिर उसके बाद छुट्टी होगी आपकी, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से ये बेचारा बोल नहीं सकता और ये प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा और फुली लायबल भी होगा। ये होता है साइलेंट पार्टनर। क्लियर है बच्चों? आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस, ये सारी बात उन्होंने वही कर दी है। उन्होंने इक्वली शेयर करना है अपना प्रॉफिट, और बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी पार्ट इन द बिजनेस ऑल्दो देयर एग्जिस्टेंस शैल बी नोन टू आउटसाइडर। बाहर वालों को पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये काम नहीं करेंगे, तो ये अब साइलेंट पार्टनर है। और अगर बाहर वालों को पता ही ना हो तो फिर ये कौन से पार्टनर होंगे? फिर ये स्लीपिंग पार्टनर होंगे। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद अब बात आती है पार्टनर बाय स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। उन्होंने एक साथ ही दोनों चीजें लिख दी हैं, ठीक है ना। उन्होंने स्लीपिंग कितने, होल्डिंग आउट और स्टॉपल एक साथ ही लिख दिया है, लेकिन
हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर होल्डिंग आउट पार्टनर का पूरा एक के कितने है पूरा एक टॉपिक है, तो हम इसे वहां पे जाके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी हम इसे वहां जाके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, गुड। हम आ जाते हैं इसकी, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने करना है। हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास बेसिकली अगर देख लिया जाए अभी भी 5 मिनट पड़े हैं, तो हम इसके अंदर एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू करें एमसीक्यूज। चलें, एक्स और वाई जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है और अंडरटेकिंग का कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग प्लाजा। क्या उन्होंने काम डिफाइन कर दिया है? बच्चों, उन्होंने काम डिफाइन कर दिया, तो अब ये कौन सी पार्टनरशिप बन गई है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, गुड। कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं? कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? हमने लास्ट 2 चीजें पढ़ी थी, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। मैंने कहा था ये दोनों चीजें हो तो आपकी पार्टनरशिप कितने हैं फर्म का कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है। ये ना हो तो नहीं होती। या म्यूचुअल एजेंसी आ गया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा है कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो कोई होती ही नहीं है। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया है कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ए जो है ये पैसा लेके आए और बी सर्विसेज लेके आए। ठीक है ना, ये भी पार्टनरशिप होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा लेके आए। ए पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? चलेंगे, ए ऑप्शन क्लियर है। चलिए, अब पार्टनरशिप इज डेफिनेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। ये तो को ओनरशिप की डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये पार्टनरशिप नहीं है, तो ये गलत है डेफिनेशन। रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन बैंकिंग कंपनी एंड पर्सन्स प्रोवाइडिंग फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय पर्सन्स। ये तो हमने पढ़ा था कि ये वैसे ही नहीं है, ये तो हमने एक्सप्लिसिटली जो चीज़ें पार्टनरशिप नहीं हो सकती उनके अंदर पढ़ा था कि ये नहीं है। ऐसे ही है ना बच्चों, याद है आपको? गुड, ये भी नहीं है। नन ऑफ दी अबव, वो कहते हैं बोथ ऑफ दीज, जो हमने ऊपर वाली दोनों चीज़ें देख ली हैं, नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स राइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो पूरी उन्होंने डेफिनेशन दे दिया पार्टनरशिप की, ऑल्दो उन्होंने कुछ वर्ड्स इसके गलत कहते हैं किए हैं। रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे। पर्सन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट के अल्फाज ये हैं। क्लियर है बच्चों? 3 एमसीक्यूज, गुड। अब रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, लीगल स्टेटस से हमने कहा था नहीं बनता, बिजनेस डीलिंग से नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे, और ये इस पे नहीं बनता। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म हैज़ सेपरेट एंटिटी नहीं है, नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है ना, ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट लीगल, सेपरेट, ये सारी विद सेपरेट ही बोले जा रहे हैं, नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। उसके बाद पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। यही हमने पढ़ा था ना कि कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम, स्टेटस से नहीं होता, बर्थ से नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट से होता है और इनहेरिटेंस से नहीं होता। सी ऑप्शन क्लियर है बच्चों आपको? गुड। उसके बाद आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है? अ पार्टनरशिप मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, कितने हैं, रिटन इन एक्सप्रेस्ड ओनली, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ईदर रिटन और कितने हैं, ओरल, एक चीज मिसिंग है अभी भी, तो ये भी नहीं है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ओनली, नहीं है, और इम्प्लाइड है ऑफ कोर्स, लेकिन राइटिंग ओनली नहीं है। और यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई हैं, इन राइटिंग, ऑरली और इम्प्लाइड। डी ऑप्शन आपकी बनती है। उसके बाद
In order for a partner, in order to form a partnership, the parties contact to share only losses, only profit, both losses या profit, या profit and losses, but some partners may share profits only. डी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है. अगर डी ऑप्शन ना होती तो यहां पे ये बी ऑप्शन बनती. डी ऑप्शन आपकी कहते हैं सही है. कोई इसमें इशू तो नहीं है? नहीं. उसके बाद वेयर अ पार्टनरशिप is at will, a firm may dissolve by any partner giving notice of his intention to dissolve in writing to any one, all the other two partners या three partners. सारे पार्टनर्स को देने से कितने बनता है ना, जो यहाँ पे सारे पार्टनर्स को आपने नोटिस देना है. क्लियर है बच्चों? ये 10 MCQs हमने किए हैं. ये 10 के 10 आपको क्लियर हैं? गुड. अब आप मुझे बता दें कि पार्टनरशिप के चैप्टर 11 के पास पेपर्स यू हैव टिल नेक्स्ट वेडनेसडे. ये आप लोग करेंगे या मैं अभी करवा दूं आपको? दुआ कहती हैं हम कर लेंगे, नाइला कहती हैं आप चलें, और पाकीज़ा कहती हैं जी. तो यहाँ पे टाई हो गया है. पाकीज़ा आप बाकी कितने आप यहाँ पे? दुआ, नाइला, नूर और पाकीज़ा. चले कोई एक बच्चा और बता दे. ऐसा करता हूँ मैं आपको देख के हिंट्स दे देता हूँ, लेकिन नाइला जो कहती हैं वो कर लेंगे. ऐसा करते हैं. कर लेंगे. चलें आप लोग ये करें. व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ, ठीक है? आप लोग ये शुरू करें करना. अगर आपको कोई मसला होता है कहीं पे तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके सारे कहते हैं जो पास पेपर्स हैं इसके वो आपको करवा दूंगा. लेकिन आप लोग करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों? एक्चुअली मैं अगले 2 दिन आपकी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन मसला टाइमिंग का एक्चुअली आ जाता है, बिकॉज कोई पता नहीं किस वक्त क्या होने लग जाए. ठीक है ना? फिर आपको पता है कि शादी वाले घर में किस किस्म की हिसाब किताब होते हैं. तो आप सब ये कर लीजिएगा, और कहीं मसला आए तो मुझे उसी वक्त क्वेश्चन का कहते हैं स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा और मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है बच्चों? क्लास कब होगी? क्लास अब नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी. सेम टाइमिंग. आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं. बाकी आपके 7 चैप्टर्स बच गए हैं, जिसके अंदर से 2 चैप्टर्स पार्टनरशिप एक्ट के हैं, 2 चैप्टर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं, और 3 चैप्टर्स न्यू क्रिमिनल एक्ट. ठीक है? तो इंशाल्लाह ये भी सारे हो जाएंगे. आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो जी दुआ कुछ कहना चाहती हैं? सर टेस्ट संडे को है. जी बच्चों टेस्ट आपका संडे को है. ये आपके पास पूरा वीक होगा. चलें ठीक है. आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.